जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे एग्जाम टारगेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है या सेट आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। ऊर्ध्वपातन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनियम क्लोराइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन होता क्या है? तो ऊर्ध्वपातन एक ऐसी भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है बिना तरल अवस्था में आए। अमोनियम क्लोराइड जिसका रासायनिक सूत्र है NH4Cl ऊर्ध्वपातन करने वाला प्रमुख पदार्थों में से एक है। जब इसे गर्म किया जाता है तो यह सीधे गैस में बदल जाता है और ठंडा होने पर पुनः ठोस के रूप में जम जाता है। ऊर्ध्वपातन करने वाले अन्य जो सामान्य पदार्थ हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है, तो यह भी ध्यान रखिए। कपूर, नेप्थलीन, आयोडीन और अमोनियम क्लोराइड ये सभी जो है ऊर्ध्वपातन करने वाले पदार्थ हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। आपसे पूछा है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत जो होती है कोशिका भित्ति होती है। यह सेलुलोज से बनी होती है। यह कठोर और अपारदर्शी होता है। इसका कार्य संरक्षण, आकार बनाए रखना और यांत्रिक समर्थन देना है। केवल पादप जो है कवक और कुछ जीवाणु में ही कोशिका भित्ति होती है। पशु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। अब एग्जाम में पूछ लेता है। और पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज, कवक की काइटिन और जीवाणुओं की प्लाटिडोग्लाइन से बनी होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सेरीकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किसके व्यावसायिक पालन से है। आपसे पूछा है कि सेरीकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किसके व्यावसायिक पालन से है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रेशम कीट पालन से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, रेशम कीट पालन से। सेरीकल्चर का अर्थ है रेशम के कीड़ों का पालन करना। इसमें रेशम प्राप्त किया जाता है जो कपड़ा उद्योग में उपयोग होता है। भारत विश्व के प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में से एक है। बाकी विकल्पों की बात करें तो मधुमक्खी पालन जो है एपी कल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। केचुआ पालन को इसे वर्मी कल्चर कहा जाता है। तो फलों की खेती क्या कहा जाता है, तो फलों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो यह सब भी नाम ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारी व्यापार या रनिंग के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन का मुख्य कारण क्या है। आपसे पूछा है कि भारी व्यायाम या रनिंग के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन का मुख्य कारण क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी में ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा होने से सूजन और दर्द महसूस होता है। गर्म पानी से नहाने या मालिश करने से लैक्टिक अम्ल का संचार बढ़ जाता है और दर्द में राहत मिलती है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यह भी ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और यह इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सिडराइट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिडराइट लोहे का एक महत्वपूर्ण अयस्क है जिसका रासायनिक सूत्र जो है FeCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। यह कार्बोनेट अयस्क है। अन्य प्रमुख लोहे के अयस्क की बात करें तो हेमेटाइट, Fe2O3 और मैग्नेटाइट ये सभी भी लोहे के प्रमुख अयस्क है। बाकी विकल्पों की बात करें तो बॉक्साइट जो है या एल्युमिनियम का अयस्क है, या जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। और जो मेलाकाइट है या तांबा का अयस्क है। और एंग्लेसाइट जो है या सीसा का अयस्क है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है
पादपों के शरीर के विकास के लिए सबसे प्रचुर मात्रा में आवश्यक तत्व कौन सा है? आपसे पूछा कि पादपों के शरीर के विकास के लिए सबसे प्रचुर मात्रा में आवश्यक तत्व कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अधिक मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व है, या प्रोटीन, क्लोरोफिल और एंजाइम के निर्माण में आवश्यक होता है, जिससे पौधों की वृद्धि होती है। इसकी कमी से पौधों की पत्तियां पीली हो जाती हैं और वृद्धि रुक जाती है। चलिए मुख्य पोषक तत्व बताते हैं। नाइट्रोजन वृद्धि के लिए कारण होता है, फास्फोरस या जड़ विकास के लिए जरूरत होती है, और पोटेशियम रोग प्रतिरोधक के लिए आवश्यक है पौधों में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह कौन सी ग्रंथि है जो केवल यौवन तक सक्रिय रहती है और बाद में विलुप्त हो जाती है? आपसे पूछा है कि वह कौन सी ग्रंथि है जो केवल यौवन तक सक्रिय रहती है और बाद में विलुप्त हो जाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, थाइमस ग्रंथि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थाइमस ग्रंथि बचपन में सक्रिय रहती और यौवन के बाद धीरे धीरे सिकुड़ जाती है, या टी लिम्फोसाइट्स के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो प्रतिरक्षा के लिए जरूरी है। यौवन के बाद इसकी भूमिका कम हो जाती है और यह वसा ऊतक में बदलने लगती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो पीनियल ग्रंथि जो है या मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है, विलुप्त नहीं होती। पीयूष ग्रंथि की बात करें तो यह मास्टर ग्लैंड है, जीवन भर सक्रिय रहती है। और हाइपोथैलेमस की बात करें तो यह मस्तिष्क का हिस्सा है, हार्मोन नियंत्रण करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अस्थिमज्जा में लालक कोशिकाओं के उत्पादन को कौन सा हार्मोन बढ़ावा देता है? आपसे पूछा है कि अस्थिमज्जा में लालक कोशिकाओं के उत्पादन को कौन सा हार्मोन बढ़ावा देता है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एरिथ्रोपोएटिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एरिथ्रोपोएटिन जो है ईपीओ, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ईपीओ। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन लालक कोशिकाओं के निर्माण में बढ़ाता है। यह हार्मोन मुख्य रूप से किडनी द्वारा स्त्रावित होता है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर ईपीओ का स्त्राव बढ़ जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो इंसुलिन या ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। थायरॉक्सिन की बात करें तो यह मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, और एड्रेनोलिन की बात करें तो यह आपातकालीन हार्मोन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? आपसे पूछा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग नाइट्रोजन जो है 78% होती है, जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन रासायनिक रूप से कम प्रतिक्रियाशील होती है, इसलिए वातावरण को स्थिर बनाए रखती है। यह पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। वायुमंडल की संरचना की बात करें तो नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वह होती है 78%। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो पाई जाती है वह 21% पाई जाती है। आर्गन की बात करें तो आर्गन जो पाई जाती है वो 0.93% पाया जाता है वायुमंडल में। उसके बाद जो है CO2 जो कि 0.04% पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भोपाल गैस त्रासदी के दौरान यूनियन कार्बाइड कंपनी से कौन सी जहरीली गैस लीक हुई थी? आपसे पूछा कि भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुआ था, पूछा के दौरान यूनियन कार्बाइड कंपनी से कौन सी जहरीली गैस लीक हुई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मिथाइल आइसोसाइनाइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC जिसे बोलते हैं, MIC नामक अत्यंत विषैली गैस लीक हुई थी। यह दुनिया के सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक मानी जाती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस है, इतनी घातक नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो यह जहरीली गैस है, लेकिन इस घटना में लीक नहीं हुई थी। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो यह भी प्रदूषक गैस है, पर इस दुर्घटना से संबंधित नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है त्वचा की ऊपरी परत मुख्यतः किससे बनी होती है? आपसे पूछा है कि त्वचा की ऊपरी परत मुख्यतः किससे बनी होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एपिथेलियल कोशिकाएं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का
का राइट आंसर हो जाएगा। मानव त्वचा की सबसे ऊपरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। यह मुख्यतः एपिथेलियल ऊतक से बनी होती है। ये कोशिकाएं शरीर को बाहरी पर्यावरण से सुरक्षा प्रदान करती हैं। इन कोशिकाओं के की सबसे बाहरी परत में मौजूद मृत कोशिकाएं केराटिन नामक प्रोटीन से भरपूर होती हैं। त्वचा की संरचना की बात करें तो एपिडर्मिस ऊपरी परत होती है, एपिथेलियल कोशिकाओं से बनी होती है, डर्मिस मध्य परत होती है, रक्त वाहिकाएं तंतु तंत्रिकाएं होती हैं, हाइपोडर्मिस जिसे सबक्यूटियस परत भी बोलते हैं नीचे की परत होती है, वसा ऊतक क्या होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है। आपसे पूछा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य नाम इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो उसका रासायनिक सूत्र जो है MgOH का होल ट्वाइस इसका रासायनिक सूत्र होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। इसका उपयोग जो होता है मुख्य उपयोग एंटासिड के रूप में। एंटासिड क्या होता है, तो पेट की अम्लता को कम करने के लिए और हल्का जुलाब यानी कब्ज से राहत दिलाने के लिए इसका भी प्रयोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रासायनिक यौगिकों की विद्युतीय चालकता का परीक्षण किस यंत्र से किया जाता है। आपसे पूछा कि रासायनिक यौगिकों की विद्युतीय चालकता का परीक्षण किस यंत्र से किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कंडक्टोमीटर। कंडक्टोमीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कंडक्टोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग रासायनिक यौगिकों की विद्युत चालकता मापने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से जब जल में घुले होते हैं। कैसे यह काम करता है, तो यह किसी विलयन के आयनिक संचालन को मापता है। यदि कोई यौगिक आयनिक होता है तो वह जल में घुलकर विद्युत धारा प्रभावित करता है, यह माप कंडक्टोमीटर करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो वोल्टमीटर वोल्टेज मापने के लिए इसका प्रयोग होता है, एमीटर धारा मापने के लिए, गैल्वेनोमीटर बहुत ही कम धारा का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं। आपसे पूछा कि रंगहीन लवक जो है क्या कहलाते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ल्यूकोप्लास्टिड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूकोप्लास्टिड वे प्लास्टिड होते हैं जो रंगहीन होते हैं, इनमें कोई वर्णक नहीं होता, मुख्य रूप से भंडारण कार्य करते हैं। ये जड़ों, कंदों, बीजों आदि में पाए जाते हैं। प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड के जो प्रकार हैं, प्लास्टिड का नाम क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं हरे रंग के होते हैं क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण, क्रोमोप्लास्ट पीले, नारंगी, लाल रंग के फूल और फलों को रंग देते हैं। ये ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन शर्करा, वसा, प्रोटीन का भंडारण करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। आपसे पूछा कि दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु को तो साफ देख सकता है लेकिन पास की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। इसका कारण है नेत्र गोलक का आकार छोटा होना या लेंस की वक्रता कम होना, जिससे प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे फोकस होती हैं। इस दोष को सुधारने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अभिसारित कर उन्हें सीधे रेटिना पर फोकस करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य की मांसपेशियों में थकावट किस पदार्थ के कारण होती है। आपसे पूछा है कि मनुष्य की मांसपेशियों में थकावट किस पदार्थ के कारण होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, लैक्टिक एसिड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अधिक व्यायाम के दौरान ऑक्सीजन की कमी से एनारोबिक रिसेप्शन होता है। इसमें ग्लूकोज टूटकर लैक्टिक एसिड बनाता है जो थकावट और जकड़न का कारण होता है। मांसपेशियों में थकावट का मुख्य कारण लैक्टिक एसिड का जमाव है। लैक्टिक एसिड किस प्रक्रिया में बनता है, तो एनारोबिक श्वसन के प्रक्रिया में। थकावट दूर करने के लिए क्या जरूरी है, पर्याप्त ऑक्सीजन। एनारोबिक श्वसन का स्थान मांसपेशियों की कोशिकाओं में होता है। यूरिक एसिड के बाद गुर्दों में उत्सर्जन से जुड़ा होता है, थकावट से नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है। आपसे पूछा कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि जो है आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तल दर्पण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण वह होता है
जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है। इनमें बनने वाली छवि सदैव होती है आभासी, सीधी, वास्तविक वस्तु से छोटी। इसलिए यदि आप दर्पण में अपनी छवि को अपने से छोटी देखते हैं तो यह उत्तल दर्पण ही होगा। उत्तल दर्पण में बनने वाला छवि सदैव छोटी, सीधी और आभासी होती है। अवतल दर्पण में छवि वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती, कभी कभी बड़ी, कभी उल्टी, कभी सीधी। समतल दर्पण में छवि समान आकार की और सीधी होती है। उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के पीछे देखने वाली शीशों में किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। आपसे पूछा कि निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टार्सियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पटाखों में स्टार्सियम या उसकी लवड़ जैसे स्टार्सियम नाइट्रेट का प्रयोग चमकदार लाल रंग उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। पटाखों में जो लाल रंग दिखाई देता है वो स्टार्सियम कारण होता है। पीला रंग किसके लिए होता है, पीला रंग जो है सोडियम, इस सोडियम से दिखाई देता है। नीला रंग की बात करें तो कॉपर से दिखाई देता है। हरा रंग की बात करें तो बेरियम से दिखाई देता है। चमकदार सफेद फ्लैश जो होता है मैग्नीशियम एल्युमिनियम के कारण। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, दर्पण में प्रतिबिंब का उल्टा दिखाई देने का कारण क्या है। आपसे पूछा कि दर्पण में प्रतिबिंब का उल्टा दिखाई देने का कारण क्या है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, परावर्तन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश किसी समतल दर्पण से टकराता है तो वह वापस लौटता है, इसे परावर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया के कारण दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह दाएं बाएं में उल्टा दिखाई देता है, इसे दर्पणीय परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप दर्पण के सामने खड़े होकर दाएं हाथ उठाते हैं तो दर्पण में आपको बायां हाथ उठता हुआ दिखाई देगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा अवक्षेपण अभिक्रिया परिणाम स्वरूप क्या बनता है। आपसे पूछा कि अवक्षेपण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एक आबिलीय लवण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस अभिक्रिया में एक ठोस पदार्थ बनता है जो विलयन में नहीं घुलता, इसे अवक्षेप कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया से सफेद अवक्षेप बनता है। तो ये रहे आपके टॉप 20 साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। आपसे पूछा कि इनमें से किसका उपयोग करते हैं। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और या इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट।